नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मैं विकास प्राधिकरण सेवा से सेवानिवृत्त सहायक अभियंता हूं। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा उन लोगों से जो अवैध कॉलोनियों में कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, चाहे वो प्लॉट हो चाहे बना हुआ मकान हो। तो उनको अवैध कॉलोनियों में वो प्लॉट या प्रॉपर्टी या मकान क्यों नहीं खरीदना चाहिए, पूरी तरह ये वीडियो उन्हीं लोगों पर फोकस है। और उनको अगर ये वीडियो देख के पता चल जाता है कि अवैध कॉलोनियाँ बाद में रेगुलाइज नहीं हो सकती हैं और ये अवैध ज़मीन भी है, कभी भी लीगल नहीं हो सकती है, उनका पैसा फंस रहा है, और अगर वो अवैध कॉलोनियों से प्लॉट खरीदने का अपना मन बदल लेते हैं, तो मैं समझूंगा कि ये मेरा वीडियो सफल हुआ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं पूरा बैकग्राउंड आपको बताता हूँ। जैसे कि कोई मास्टर प्लान एरिया पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे लखनऊ का 2021 तक का मास्टर प्लान था। किसी भी शहर का उदाहरण ले लीजिए, मैं लखनऊ के उदाहरण से बात कर रहा हूँ। अब 2031 तक का मास्टर प्लान प्रभावी हो गया, तो कुछ क्षेत्रफल बढ़ाया गया। तो जो बढ़ा हुआ क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल में गांव रहे होंगे। पहले तो गांव ही रहते हैं सब जगह, बाद में वो शहरीकरण होता है तो शहर के अंदर आ जाता है, मास्टर प्लान का एरिया जैसे बढ़ता है। तो जब गांव होता है तो उस गांव में आप अगर गांव के रहने वाले हैं या भारत के रहने वाले हैं तो सामान्य ज्ञान से जानते ही होंगे सभी लोग कि गांव में तालाब भी होता है, चारागाह भी होता है, चक्रोड भी होता है, ग्राम समाज की भूमि भी होती है, खलिहान होता है, और कब्रिस्तान तथा इसी तरह की अन्य ऐसी चीजें होती हैं जो सार्वजनिक या सरकार की संपत्तियां हैं। और जब उसी क्षेत्र को शहर के अंतर्गत शामिल कर लिया जाता है और वहां पर अवैध कॉलोनियों का विकास होने लगता है, तो आप कल्पना करिए उन अवैध कॉलोनियों में कहीं आपको ये गतिविधियां दिखाई पड़ती हैं, कहीं आपको चक्रोड दिखाई पड़ता है, कहीं आपको तालाब या चारागाह बचा हुआ रहता है कि वो भी सारा अवैध कॉलोनियों के रूप में विकसित हो जाता है और बेच दिया जाता है, कहीं आपको खलिहान की और ग्राम समाज की जमीन या कब्रिस्तान की जमीन कहीं दिखाई पड़ती है। कब्रिस्तान की हो सकता कहीं बची भी रहे जहां पहले से कब्र वगैरह बनी हुई हैं। अन्य जो सार्वजनिक उपयोग की जमीनें थी जो सरकार की हैं, जो ग्राम समाज की हैं, तालाब है, आखिर वो सारी जमीनें कहाँ चली गई जैसे ही वहां शहरीकरण हो गया। तो ये जमीनें दोस्तों जो सरकार की थी, ग्राम समाज वगैरह, खलिहान, चारागाह, तालाब, ये सब भी अवैध कॉलोनाइजर अपनी जमीन बता के बेच लेते हैं, उसके भी टुकड़े करके। तभी तो जब वो शहरीकरण क्षेत्र में आ जाता है तो कहीं आपको वहां तालाब दिखाई पड़ता है, कहीं चारागाह की जमीन, कहीं ग्राम समाज की जमीन दिखाई पड़ती है बची हुई। होता क्या है कि तालाब के किनारे अगर किसी का कोई खसरा है, उस किसान ने या तो किसी बिल्डर से एग्रीमेंट कर लिया या स्वयं अपना बेचने की कोशिश करी। एक उदाहरण समझिए, अगर वो उसका जो खसरे का खेत का टुकड़ा है वो मान लीजिए 1000 वर्ग मीटर का है, उसका खसरा नंबर मान लीजिए 10 है, तो 10 खसरा नंबर में 1000 वर्ग मीटर में अगर 100 वर्ग मीटर के प्लॉट काटे जाएंगे तो 10 प्लॉट ही तो कटेंगे। और अगर उसके बगल में तालाब है तो दोस्तों वो 10 नंबर का खसरा 10 प्लॉट में ना बदल के 100 वर्ग मीटर के 15-20 प्लॉट बदल जाएंगे, हो जाएंगे। 1000 वर्ग मीटर की जगह 1500 वर्ग मीटर, 1200 वर्ग मीटर या 1000 से अधिक वर्ग मीटर जमीन तालाब की जमीन शामिल करते हुए बेच दी जाएगी और वहां पर भी मकान बन जाएंगे या प्लॉट बन जाएंगे। इसी तरह तो सारे तालाब अब अवैध कॉलोनियों के अंतर्गत या ग्राम समाज की जमीन है, खलिहान की जमीन है, जो पहले गांव में होती थी और शहर बनते ही जहां अवैध कॉलोनी बन गई वहां सारी गायब होगी, वो आखिर कहाँ चली गई। ये आप उन सभी लोगों को ने ही तो खरीद ली हैं जो लोग अवैध कॉलोनी में प्लॉट खरीद रहे हैं। तो जब इस तरह की सार्वजनिक जमीनें भी वो खरीद लेते हैं तो कैसे उन कॉलोनियों को वैध किया जा सकता है, कैसे रेगुलाइज किया जा सकता है, और अवैध रूप से खरीदने वाले जो अवैध कॉलोनी में प्लॉट खरीदते हैं वो क्यों इस बात को नहीं समझ पा रहे। अब कहीं उस तरह के जो गांव में छूटे हुए जो सार्वजनिक स्थल थे वो कहीं शहरीकरण के उस क्षेत्र में जहाँ पे अवैध कॉलोनियां बस कहीं दिखाई पड़ते हैं क्या? नहीं दिखाई पड़ते, तो आपको सोचने की जरूरत है वो जमीनें कहाँ चली। अब दूसरे बिंदु पर बात करते हैं। मान लीजिए आपने सार्वजनिक तालाब, कब्रिस्तान या खलिहान या ग्राम समाज की जमीन नहीं भी खरीदी या बेचने वाले ने नहीं भी बेची, तब भी अगर उसने अपने खेत के एक टुकड़े में मान लीजिए 100 वर्ग मीटर का उसने एक प्लॉट बेच दिया अवैध रूप से बेचने वाले ने, उसके बगल में दूसरा प्लॉट बेच दिया 100 वर्ग मीटर का, उसके बगल में 100 वर्ग मीटर का प्लॉट बेच दिया और उसके सामने 20 फुट की सड़क छोड़ दी। इसी तरह सड़क के दूसरी तरफ भी छोटे छोटे प्लॉट बना के उसने बेच दिए। तो सारे प्लॉट 100 वर्ग मीटर या 200 वर्ग मीटर या जितने क्षेत्रों के भी उसको बेचने थे उसने बेच दिए, और उन प्लॉट्स के सामने दोनों तरफ की रोज के सामने प्लॉट के सम्मुख
सड़क छोड़ी, मान लीजिए 20 फुट चौड़ी सड़क छोड़ी, तो प्लॉट्स की जमीन तो उसने रजिस्ट्री कर दी खरीदने वाले के नाम, उसके नाम ट्रांसफर हो गई, स्वामित्व बदल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बीच में 20 फुट चौड़ी सड़क छोड़ी है, वो सड़क तो आज भी किसान के नाम है। जब वो किसान के नाम है तो वो सरकारी रिकॉर्ड में सड़क कैसे दर्ज होगी, और सड़क दर्ज नहीं होगी तो उसमें सरकार सीवर लाइन कैसे डालेगी, उसको सड़क कैसे मानेगी, और वो कॉलोनी वैध कैसे हो जाएगी। इस तरह से वो अवैध कॉलोनी अवैध ही रहेगी, क्योंकि वो जो सड़क की भूमि है वो आज भी किसान की भूमि है। किसान की भूमि को कोई भी सरकार सरकारी भूमि मान के उस पर सड़क नहीं मान सकती है, इसलिए भी ये कॉलोनी अवैध है। और अवैध कॉलोनियों में जो लोग प्लॉट खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, मेरा दोनों से अनुरोध है कि इस तरह अवैध कॉलोनियों का विकास होने से रोकें। सब काम सरकार के ऊपर ना छोड़ें। सरकार इतने सारे काम एक निश्चित समय अवधि में नहीं कर पाएगी, तभी तो कॉलोनियों का विकास होता जा रहा है। यहाँ भी सरकार को नियमों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जैसे मैंने पुराने वीडियोज में भी बताया था आपको कि सरकार को जहाँ मास्टर प्लान एरिया आ गया है वहाँ पर जमीनों की बिक्री पर बिना प्राधिकरण की एनओसी लिए बिक्री पर रोक लगा देनी चाहिए, वहाँ की रजिस्ट्री होना बंद हो जाना चाहिए। ये मेरा सुझाव है सरकार को। इस तरह की अवैध कॉलोनी के बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में सबसे बड़ी अवैध कॉलोनी है फैजुल्लागंज, जिसका नाम है। इसी तरह पूरे शहर में अलग अलग क्षेत्रों में तमाम अवैध कॉलोनियां विकसित होती चली जा रही। हर शहर की यही बात है। लखनऊ में इंदिरा नगर के पीछे अगर बात करें तो जो मुंशी पुलिया मेट्रो स्टेशन है, उस मेट्रो स्टेशन के पीछे जाकर इंदिरा नगर कॉलोनी है जो आवास विकास द्वारा विकसित की गई है। और इंदिरा नगर कॉलोनी के और पीछे अगर चले जाएं तो वहाँ कितनी सारी अवैध कॉलोनियां विकसित हो गई हैं। वहाँ बल्कि रो हाउसेस भी बना दिए हैं, प्लॉटिंग हो गई है, वो सारी अवैध है। और वहाँ पर तालाब और ग्राम समाज की जमीन भी लोगों ने बेच दी है उन रो हाउसेस में और मकान और प्लॉटों के बीच में अपनी भूमि बताते हैं। इसी तरह कोकरेल पिकनिक स्पॉट वाली रोड पर भी अवैध कॉलोनियां विकसित होती जा रही। जानकीपुरम विस्तार के पीछे सीतापुर रोड पर, रेथा रोड पर हजारों की तादाद में छोटी छोटी अवैध कॉलोनियां विकसित होती जा रही हैं। सरकार उस पर रोक नहीं लगा पा रही है। सरकार का एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत चलती है। लेकिन यहाँ भी वही बात आती है कि अवैध कॉलोनियों पर हो रही, उसके अंतर्गत हो रही प्लॉटिंग की रजिस्ट्री पर रोक लगाने के बिना काम नहीं चलने वाला है। यहाँ पर सरकार को नियमों में संशोधन करना आवश्यक है। सारे शहरों की यही कहानी है। इसी तरह लखनऊ में अगर और बात करें तो रायबरेली रोड पर, हरदोई रोड पर और लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वो जहाँ शुरू होती है उसके दोनों किनारे लखनऊ विकास प्राधिकरण क्षेत्र की सीमा के अंतर्गत बहुत सारी अवैध कॉलोनियां विकसित होती चली जा रही हैं। अब तीसरे बिंदु पर बात करते हैं कि कैसे अवैध कॉलोनियों को विकसित होने में सिस्टम भी जिम्मेदार है। दोस्तों, अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में अभी कुछ दिन पहले 88 नए गांवों को नगर निगम की सीमा में सम्मिलित किया गया है। और इस नगर निगम की सीमा में अधिसूचित किए जाने की तिथि से और वास्तव में राजस्व विभाग द्वारा नगर निगम को जब हैंडओवर किए गए 88 गांव, उन दोनों की तिथि में लगभग 3 साल का समय लगा। मतलब जब नगर निगम में उन गांवों को अधिसूचित किया गया और जब राजस्व विभाग ने नगर निगम को वो गांव हैंडओवर कर दिए, इसमें लगभग 3 से 4 साल का समय लग गया। अब आप कल्पना कीजिए, इन 3-4 सालों में राजस्व विभाग में जो भी तालाब और ये ग्राम समाज की जमीन, खलियान, चक्रोड, इस तरह की जो जमीनें दर्ज थी, इन 3-4 सालों में जितना समय उन्होंने लगाया राजस्व विभाग ने नगर निगम को वो 88 गांव हैंडओवर करने में, वो सारी जमीनें जैसे वहां लोगों को पता लगा ये नगर निगम में जाने वाले हैं हमारे गांव और सूचित हो गए हैं, तो वहां के लोगों ने, राजस्व विभाग के कर्मचारी भी इसमें शामिल हो सकते हैं, मैं इसमें कोई मना करने वाला नहीं हूँ, वो उनका भी सहयोग हो सकता है। ये पूरा एक मतलब ऐसा ग्रुप बन जाता है, गैंग बन जाता है, किसानों के साथ मिलके अवैध कॉलोनी काटने वाले बिल्डर, राजस्व विभाग के कुछ कर्मचारी, इन्होंने उन 88 गांवों में अधिकांश जो ग्राम समाज की और सरकारी जमीनें हैं, तालाब वगैरह हैं, उनको भी अवैध कॉलोनी के रूप में बसने में सहयोग किया और अधिकांश जगह अवैध कॉलोनियां सरकारी भूमि पर बस गई हैं। अब आप देखिए, ना इन कॉलोनियों में सीवर है, ना इन कॉलोनियों में पानी की लाइन है, ना बिजली की लाइन अभी है, और पूरी तरह से स्लम के रूप में विकसित होती जा रही है। जितनी भी अवैध कॉलोनियां जिस भी शहर में हैं, कारण कुछ भी हो, जो 2-3 कारण जैसे जिनमें कोई भी कारण हो सकता है, तो क्या आप अपने शहर को ऐसा ही बनाना चाहते हो? इस तरह बज बजाते हुए सीवर, बहती भरी हुई नालियां और टूटी फूटी कच्ची 20 फुट, 15 फुट, 25 फुट चौड़ी सड़कें, क्या यही आप अपने शहर को देखना चाहते हो? शहर ही आपकी आर्थिक प्रगति का आधार होता है।
अगर इस तरह का शहर रहेगा तो आर्थिक प्रगति कितनी हो सकती है, आप स्वयं निर्णय लीजिए। और मैं आपको कुछ और उदाहरण से बात करता हूँ। दोस्तों, आप विचार करिए कि इस तरह जो नई विकसित हो रही अवैध कॉलोनियां हैं, इन कॉलोनियों में क्या आपको कोई बड़ा सिविल हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल वहां बनता हुआ दिख रहा है? क्या वहां पर कोई गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या बड़ी यूनिवर्सिटी उन कॉलोनी, अवैध कॉलोनी की बात कर रहे हैं, ऐसी कोई क्रिया वहां हो रही है? या वहां पर कोई रीजनल पार्क बनाया जा रहा है? वहां पर कोई सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट या CBD बनाया जा रहा है? या वहां पर कोई गवर्नमेंट अपने ऑफिसेस खोल रही है क्या? कोई सिनेमा हॉल, कोई ऑडिटोरियम, कोई सामुदायिक सुविधा केंद्र जो सरकार ने बनाती है जिनमें विभिन्न सामाजिक गतिविधियां लोग कर सकते हैं, ऐसा क्या वहां सरकार बना रही है? अवैध कॉलोनी के अंतर्गत की बात हो रही है क्या? वहां पर टेलीफोन एक्सचेंज, बिजली घर, बस अड्डा, एयरपोर्ट, ये सब अवैध कॉलोनी में बनाए जा रहे हैं क्या? एयरपोर्ट, चिड़ियाघर, डंपिंग यार्ड, ये सारी जो क्रियाएं हैं, ये भी तो लोगों और आम नागरिकों की आवश्यकता की चीजें हैं। क्या ये अवैध कॉलोनी में बनाई जा रही हैं? या वहां कोई इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जा रहा है जो अवैध कॉलोनियों के अंतर्गत स्थित हो? जब नहीं बनाया जा रहा है तो उन अवैध कॉलोनियों में रहने के जो लोग हैं, जो वहां पे पॉपुलेशन रह रही है, उस पॉपुलेशन को ये सुविधाएं भी तो चाहिए जिनकी अभी हमने बात करी, चाहे वो बस अड्डा हो, एयरपोर्ट हो, ऑडिटोरियम हो, सिनेमा हॉल हो, रीजनल पार्क हो, गवर्नमेंट ऑफिस हो, ये सारी चीजें उनको चाहिए कि नहीं चाहिए? और उन कॉलोनियों में जो अवैध रूप से विकसित हुई है उनमें ये सुविधाएं बनाई नहीं जा रही है, बनती नहीं है, तब उन अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को ये सुविधाएं तो चाहिए, लेकिन ये चाहिए कहाँ? शहर के दूसरे हिस्सों में जहां वैध रूप से या प्राधिकरण अपनी योजनाएं बना रहा है या सरकार अपनी योजनाएं बना रहा, ये सुविधाएं उपभोग करने के लिए अवैध कॉलोनी के लोग जाएंगे उधर, लेकिन प्लॉट खरीदेंगे अवैध कॉलोनी में। भाई, अगर कल्पना करिए पूरा शहर अगर अवैध कॉलोनी में बसना अच्छा होता तो फिर ये सुविधाएं उस शहर में कहां से आती? अब बात करते हैं कि इन सुविधाओं को उन अवैध कॉलोनियों में क्यों नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों, जब तक किसी भूमि की जांच नहीं हो जाती है तब तक वहां पर कोई भी सरकार किसी प्रकार के निर्माण की अनुमति नहीं दे सकती है। तो सबसे पहले जब भूमि की जांच के लिए तहसील में NOC के लिए चिट्ठी जाएगी, तो अगर तालाब होगा, चक्रोड होगा या ग्राम समाज की भूमि होगी तो वहां से NOC नहीं मिलेगी। तो ऐसे स्थलों पर कोई भी सरकारी योजना नहीं बन सकती है। इसके अलावा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ये वहां पर NOC नहीं देगा। पर्यावरण विभाग वहां पर NOC नहीं देगा कुछ बनाने की। प्रदूषण विभाग वहां पर कोई NOC नहीं देगा कुछ बनाने की। तो इस तरह जब जो सरकार की संस्थाएं हैं वहां पर जमीन की जांच करेंगी और लोगों के पॉपुलेशन के अनुसार वहां की लाइफ की गुणवत्ता की जांच करेंगी और उसके मानकों पर ये फेल हो जाएंगे, इसलिए उन अवैध कॉलोनियों को लीगल नहीं किया जा सकता है। क्योंकि सरकार की जो जन समुदाय के रहने के लिए जो मानक हैं, चाहे वो पर्यावरण से जुड़े हुए मानक हों, चाहे प्रदूषण से जुड़े हुए मानक हों, चाहे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के मानक हों, चाहे तहसील से या राजस्व विभाग से भूमि की जांच संबंधी मानक हों, उन मानकों पर ये अवैध कॉलोनियां खड़ी नहीं उतरती हैं। इसीलिए सरकार इन अवैध कॉलोनियों को नहीं बनने देती है और इन अवैध कॉलोनियों में लोगों के बसने पर प्रतिबंध लगाती है और अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त करती है। तो इन सब चीज़ों को जानने के बाद अगर आप ये महसूस कर पा रहे हैं कि अवैध कॉलोनियों का विकास एक शहर के लिए, एक देश के लिए नासूर है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप अवैध कॉलोनियों को विकसित ना होने देने में सहयोग करें और कोई भी अवैध कॉलोनी में कोई प्लॉट, प्रॉपर्टी या मकान ना खरीदें। और जो इस तरह अवैध कॉलोनियां विकसित कर रहे हैं बिल्डर, कॉलोनाइजर, उनसे भी अनुरोध है कि कृपया उपयुक्त भू उपयोग में, जिस भू उपयोग में आपको चाहे रेजिडेंशियल बनानी तो रेजिडेंशियल भू उपयोग में, कॉमर्शियल कोई प्रॉपर्टी बनानी है तो आप कॉमर्शियल भू उपयोग में, इंडस्ट्रियल पार्क बनाना है तो इंडस्ट्रियल भू उपयोग में जमीन खरीदें, उसका लेआउट पास कराएं और आराम से बेचें और खरीदने वालों को भी सारी सुविधा मिलेगी और आप भी एक अच्छा लाभ कमा पाएंगे और एक अच्छे व्यापारी की तरह कॉलोनी को विकसित कर पाएंगे। एक इमेज होगी, एक ब्रांड होगा आपका। दोस्तों, इसी क्रम में मैं बात करना चाहूंगा आगरा के एक प्रकरण की। दोस्तों, मैं ये आपको अखबार दिखा रहा हूँ, 23 जनवरी 2023 का अखबार है, दैनिक जागरण। इसके संपादकीय कॉलम में, एडिटोरियल में लिखा हुआ है, एक पूरा कॉलम आया है जिसमें लिखा है कि सख्ती जरूरी है। अभी आगरा में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक मामले की सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है कि बुनियादी सुविधाओं की कमी के बावजूद कॉलोनियों की स्थापना की अनुमति कैसे मिल जाती है। आगरा में विकसित हो रही नालंदा टाउन में खुले में सीवर बहाया जा रहा था। नालंदा टाउन एक कॉलोनी है आगरा में जो अवैध रूप से
अपनी सीवरेज के बहाने का काम कर रही है, उसने मूलभूत सुविधाएं उस कॉलोनी में विकसित नहीं की हैं, उसकी बात हो रही है। नालंदा टाउन नाम की जो कॉलोनी है उसमें खुले में सीवर बहाया जा रहा था, जिसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने काफी गंभीरता से लिया है और आगरा विकास प्राधिकरण पर इस कॉलोनी के विकसित हो जाने की गलती की वजह से 2 करोड़ रुपया जुर्माना लगाया गया है। साथ ही बिना सुविधाएं विकसित किए कॉलोनी की अनुमति देने पर भी रोक लगा दी। वस्तुतः सीवर किसी भी कॉलोनी की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए और कॉलोनी निर्माण की अनुमति देने से पहले प्राधिकरण को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि बिल्डर हर हाल में इसकी व्यवस्था करे। तो दोस्तों, अब आप देखिए कि जो सरकार की एजेंसीज हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, पर्यावरण विभाग है, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण विभाग है, राजस्व विभाग है, ये सब शहरीकरण क्षेत्र में रहने वाली आबादी के लिए जो गुणवत्ता मानक है, पॉपुलेशन के रहने के लिए जो मानक बनाए गए हैं सरकार ने, उनके पालन करने के लिए ही तो कहती है कि पहले नक्शा पास करा लो, यहाँ सारी जांच हो जाएगी, मानकों के अनुसार आपको सड़कें मिलेंगी, सीवर की व्यवस्था होगी, पानी की व्यवस्था होगी, बिजली की व्यवस्था होगी, रीजनल पार्क छोड़े जाएंगे, सुविधाएं दी जाएंगी, मेडिकल कॉलेज तो बनाए जाएंगे और जो भी गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह वो सब स्वीकृत कॉलोनियों और प्राधिकरण की कॉलोनी में बनाए जाते हैं। इसीलिए तो मानचित्र और लेआउट स्वीकृत कराना आवश्यक होता है। अगर नहीं आवश्यक होता तो सारा शहर अवैध रूप से बचते हुए एक स्लम के रूप में विकसित हो जाता। क्या ऐसा ही शहर और ऐसा ही देश आप देखना चाहते हैं? अब मैं एक दीवार के उदाहरण के रूप में आपसे बात करता हूँ। कल्पना करिए एक दीवार है, इस दीवार को आप बहुत अच्छा, बहुत मजबूत, बहुत गुणवत्तापरक बनाना चाहते हैं तो क्या तरीका है इसका? क्या मिस्त्री से कहें कि भाई इसको बहुत अच्छा बना दो, बिल्कुल गुणवत्तापरक हो, इसमें क्वालिटी बहुत अच्छी हो, बिल्कुल भी कोई खराब ना हो, तो क्या ये केवल उसके बस की बात है कि वो कर लेगा? जब तक कि इस दीवार में लगने वाला हर मटेरियल में सबसे बड़ा अंश क्या है? ईंट का। हर एक ईंट अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी। ये कौन देगा? जो मकान बनाने का, दीवार बनाने का मालिक है, वो देगा मिस्त्री को। हर ईंट अच्छी नहीं होगी, सीमेंट की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, एग्रीगेट की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, मोरंग या गिट्टी या बालू जो उसमें लगाई जा रही है, तब तक वो कारीगर, वो मिस्त्री कैसे दीवार को गुणवत्तापरक या अच्छी क्वालिटी का बना देगा? ईंट या सबसे छोटा यूनिट जो उसमें लगने वाला, इस दीवार में लगने वाला एग्रीगेट है या जो मटेरियल है, उसकी क्वालिटी आप अच्छी कर दो तो पूरी दीवार अपने आप अच्छी बन जाएगी। कारीगर के हाथ में तो बनाना है, क्वालिटी अच्छा करना तो मटेरियल और मालिक के हाथ में। इसी तरह लोकतंत्र में दोस्तों, अगर हर आदमी अपनी जिम्मेदारी उठाए, हर व्यक्ति जो मकान खरीदने वाला है वो एक ईंट की तरह अपनी क्वालिटी सुधारे और ये तय करे कि हम केवल वैध प्लॉट ही खरीदेंगे, स्वीकृत कॉलोनी में ही खरीदेंगे, विकास प्राधिकरण की या सरकारी योजनाओं में ही खरीदेंगे, अवैध कॉलोनी में बिल्कुल भी नहीं खरीदेंगे। तो जब एक क्रेता की जो प्लॉट या मकान या प्रॉपर्टी खरीदने चाहता है, उसकी सोच बदलेगी, अपनी क्वालिटी बदलेगा, तो एक एक करके जब सारे क्रेताओं की क्वालिटी बदल जाएगी तो एक अच्छी कॉलोनी में वो प्लॉट खरीदेंगे तो अच्छे शहर का विकास होगा या नहीं होगा? और जब एक अच्छे और सुंदर और सुनियोजित शहर का विकास होगा तो उस शहर की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और शहर की सुंदरता भी बदलेगी। और इसी तरह जब सारे शहर बदल जाएंगे तो एक अच्छा देश, अच्छे भारत का निर्माण हम लोग कर पाएंगे। तो हर आदमी की जिम्मेदारी है कि अपनी वो निष्ठा दिखाए, एक शहर को, एक देश को अच्छा बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए। सिर्फ सरकार के भरोसे ना रहे। सरकार तो वो मिस्त्री है कि उसको आप जैसा मटेरियल दोगे वैसा वो निर्माण कर देगी। तो दोस्तों, सरकार भी आप ही हो, लोगों की ही सरकार है लोकतंत्र में। आप अच्छे बनोगे, आप अपनी निष्ठा दिखाओगे, आप अपनी क्वालिटी अच्छी करोगे, सोच की क्वालिटी अच्छे करोगे, गलत कामों की तरफ उन्मुख नहीं होगे, अच्छी कॉलोनी में, स्वीकृत कॉलोनी में प्लॉट खरीदोगे तो एक अच्छा शहर का विकास होगा, अच्छे देश का विकास होगा, अच्छे देश का निर्माण होगा और हमारी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी और एक अच्छे, सुखद और सुनियोजित शहर में हम रह पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस यही मुख्य बातें हमें आपसे करनी थी और मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग अवैध कॉलोनी में प्लॉट ना खरीदें, उनकी गाड़ी कमाई बर्बाद होने से बच जाए और एक सुनियोजित शहर का विकास हो। दोस्तों, ये वीडियो यही समाप्त होता है। नमस्कार।